नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर POK में चल रहे आंदोलन से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन का आज 5वां दिन है और क्षेत्र के कई हिस्सों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में अब तक करीबन 32 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर इस आंदोलन को कुचलने के लिए बल प्रयोग और गोलीबारी की है, जिससे लोगों में पाकिस्तान सरकार और आसिम मुनीर यानी कि सेना के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई है और गुस्साए लोग लगातार पाकिस्तान से आज़ादी की मांग POK में कर रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से मुजफ्फराबाद चलो लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। इस मार्च के तहत कोटली, नीलम वैली, कलंदरी, बाग, बिम्बर और अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज भी हजारों प्रदर्शनकारी विभिन्न क्षेत्रों से रावलाकोट और पुंछ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद उनका लक्ष्य मुजफ्फराबाद पहुंचना है। आंदोलन के आयोजकों का दावा है कि 11 जून को मुजफ्फराबाद में बड़ी संख्या लोग जुड़कर अपने मौलिक अधिकारों और स्थानीय समस्याओं को लेकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान प्रशासन इस आंदोलन को कुचलने के लिए बल प्रयोग कर रहा है और निर्दोष लोगों पर सीधा निशाना साधकर गोलीबारी कर रहा है, जिससे हालात लगातार और बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल पूरे POK में हालात बेहद संवेदनशील और चिंताजनक बने हुए हैं और आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी खबर आगामी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर स्थित राजभवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नील प्रभात, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्रकर भारती सहित प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कई जिलों और पहाड़ी इलाकों में तैनात अधिकारी वर्चुअल मोड से इस मीटिंग से जुड़ेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आपात प्रतिक्रिया प्रणाली और यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करना होगा। गौरतलब है कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और लाखों श्रद्धालुओं की इस यात्रा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हाल के सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए प्रशासन यात्रा मार्गों, बेस कैंपों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की ओर विशेष ध्यान दे रहा है। यात्रा के दौरान सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच में समन्वय को भी लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है। बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2 दिनों बाद 12 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। यात्रा से पहले सुरक्षा तैयारियों की श्रृंखला, प्रशासन की गंभीरता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम को दर्शाती है। तीसरी खबर भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के 2 दिवसीय जम्मू दौरे से जुड़ी हुई है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सेना की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उत्तरी कमान भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण कमानों में से एक है, जो जम्मू कश्मीर और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। सेना प्रमुख को वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा सुरक्षा हालात, ऑपरेशनल तैयारियां और सेना के आधुनिकीकरण से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान नई सैन्य तकनीकों के इस्तेमाल, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों के विकास और संयुक्त युद्धक तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई। सेना प्रमुख ने अधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीति और सुरक्षा चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया। सूत्रों के मुताबिक जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों के तैयारियों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को हर परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग का भी निर्देश दिए हैं। उधमपुर में बैठक के बाद सेना प्रमुख कटरा गए, जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गौरतलब है कि सेना प्रमुख का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है
जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है और अमरनाथ यात्रियों की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। ऐसे में उनका ये दौरा बेहद ज़्यादा सुरक्षा और रणनीतिक परिदृश्य से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में नशा तस्कर और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जम्मू जिले के बिश्नाह क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने चक वजीरा गांव में कथित ड्रग तस्कर फरमान अली के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई थी। मौके पर करीब 150 से 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ आरसपुरा गुरमीत सिंह और एसएचओ बिश्नाह की तरफ से किया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया था, जिसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरमान अली का नाम नशा तस्करी से जुड़े मामले में सामने आया था। फरमान अली कुख्यात गैंगस्टर गुलजार अहमद उर्फ लो गुजर का भाई बताया जा रहा है। गुलजार अहमद को पिछले महीने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामलों में जांच चल रही है और सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क का भी पड़ताल कर रही हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी नीति के तहत नशा कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे तत्वों की आर्थिक ढांचों को नुकसान पहुंचाए बिना नशे के नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश के बाद ही 11 अप्रैल से नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी, गिरफ्तारियां और संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि इससे नशा तस्करों के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बिश्नाह में हुई ये कार्रवाई भी उसी व्यापक अभियान का एक हिस्सा माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने से युवाओं को नशे के जाल से बचाने में ये मदद मिल सकती है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि कानून के दायरे में रहते हुए ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी जो नशा तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे। पांचवी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जोजिला टनल की परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समांतर एक नई 2 लेन टनल ट्यूब टनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे पहले चनैनी नाशी टनल के नाम से जाना जाता था, जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये टनल पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा का समय कम करना और हर मौसम में यातायात को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। प्रस्तावित नई टनल का निर्माण का उद्देश्य मौजूदा यातायात के दबाव को कम करना, माल परिवहन को और सुगम बनाना तथा जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बेहतर तरीके से जोड़ना है। इसके साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति या रखरखाव कार्य के दौरान यातायात को बिना बाधित किए यात्रा को सुचारू रूप से चलाना भी आसान रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में लगातार विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क और बढ़ते वाहनों के संख्या को देखते हुए इस तरह की परियोजनाएं भविष्य की ज़रूरत हैं। इससे न केवल लोगों को लाभ मिलेगी बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अगर ये परियोजना मंजूरी के बाद धरातल पर उतरती है तो जम्मू कश्मीर में आधुनिक सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।